2016, 2021, 2023, 2024 हो सकता है आप लोग के लिए ये केवल एक संख्या भर हो, या आपके लिए केवल ये वर्षों की काउंटिंग है कि हाँ 2021 फिर 2023 आता है, फिर 2024 आता है। पर आप में से ही निकलकर कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इन संख्याओं को सफलताओं की संख्या, निरंतरताओं की संख्या, डेडिकेशन की संख्या और सक्सेस की संख्या बना देते हैं। नमस्कार, उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में 2024 आरएस के फाइनल रिजल्ट्स हमारे सामने आए थे। उत्कर्ष के पूर्व विद्यार्थी जिन्होंने 2016 के लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में सफलता हासिल करी, फिर 2021 आरएस में 214 रैंक हासिल करी, फिर उसके बाद में 2023 में भी सफलता प्राप्त करी और 2024 में रैंक 126 के साथ में एक बार फिर से दोस्तों उन्होंने अपने डेडिकेशन का, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो विद्यार्थी जीवन की होती है वो होती है दोस्तों रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, उसका एक बेहतरीन नमूना आप सबके सामने पेश किया है। तो मुझे ज़रूर लगा कि आप लोगों से उनका परिचय करवाया जाए, उनके ये जो तमाम गुण मैंने आपको बताए हैं कि कैसे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए खुद से कैसे लड़ा जाता है, परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाता है, ऐसे एक ख़ास शख्स से आपको मिलवाऊं। तो दोस्तों, आज इसी लक्ष्य के साथ मेरे साथ इस इंटरव्यू में, इस वार्ता में मौजूद हैं किशोर सुथार, जिन्होंने वर्ष 2021 की आरएस वैकेंसी में रैंक 214 प्राप्त करी थी और आज 126वीं रैंक के साथ वो फिर से सफलता प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उत्कर्ष का सफ़र, उत्कर्ष के साथ उनका सफ़र कैसा रहा, कैसे उन्होंने अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन किया। 2021 में ही वो राजस्थान के एक्साइज डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ उन्होंने कैसे टाइम निकाला और आप लोग के लिए वो क्या बेहतर टिप्स लेकर आप लोगों को भी फ्यूचर में सफलता मिले, सक्सेस मिले, उसके लिए उनके पास क्या कुछ है आप लोग को देने के लिए। तो मेरे साथ हैं किशोर सुथार। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि 2016, फिर 2018, 2021, 2023, 2024 ये वो तमाम वर्ष रहे जब सर ने सफलता प्राप्त करी। उतार चढ़ाव भरी ज़िंदगी रही होगी। जब मैं इनसे इस इंटरव्यू से पहले बातचीत कर रहा था तो 12th में भी इनके 79% ही थे, पर साइंस बैकग्राउंड का होने के बावजूद आर्ट्स बैकग्राउंड को हमेशा से लक्ष्य में, जो सिविल सर्विसेज होता है, आरएस का एग्ज़ाम जो होता है, वो हमेशा से इनके लक्ष्य में था और ग्रेजुएशन से ही इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को पिक किया, ये सोचते हुए, ये टारगेट के साथ कि ये किस तरह मुझे आरएस में हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है किशोर। थैंक यू सर। आपको व्यक्तिगत रूप से तो बधाई देते हुए, मतलब 2023 में, 2021 में, उससे पहले भी हमारी जब मुलाकात हुई, आपको बधाई देने के अलग अलग कारण आपने मुझे दिए हैं जी। पर अभी आप एक्साइज में हैं ऑलरेडी। 2021 वाली वैकेंसी के माध्यम से दोस्तों आप ऑलरेडी एक्साइज में हैं और अभी पोखरण पोस्टेड हैं। जी सर। अब सर की रैंक 126 आई है और सर सोच रहे हैं कि अब अकाउंट सर्विसेज अगर मिल जाएगी इन्हें तो वो बेस्ट होगा। आरपीएस की चांसेस हैं पर इनका इंटरेस्ट जो है वो फिलहाल अकाउंट सर्विसेज में है। तो किशोर जी, ये लगातार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अचीवमेंट्स तो ठीक है, बहुत मेहनत की जाए तो अचीवमेंट्स तो व्यक्ति के पास इकट्ठे हो जाते हैं, वो अचीव तो कर लेते हैं, पर पहले लैब असिस्टेंट 2016 वाली वैकेंसी, फिर 2021 का एग्ज़ाम, फिर 2023 का एग्ज़ाम, फिर 2024 का एग्ज़ाम, तो ये निरंतरता जो है ना, ये बनाए रखने के लिए क्या फॉर्मूला जो है आपने हमेशा के लिए पकड़ लिया है? जी सर, निरंतरता के लिए सर मैंने शुरुआत से ये सोचा था कि मैं आरएस का एग्ज़ाम दूंगा। बिल्कुल। लेकिन ग्रेजुएशन हुई, उस समय भर्ती आ गई लैब असिस्टेंट की, तो वो एग्ज़ाम दे दिया, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद अब जैसे लक्ष्य तो मैंने तय कर लिया था, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। फिर 21 वाली वैकेंसी आई, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, 214 रैंक आई। फिर भी मुझे लगा अभी मुझे कोशिश और करनी चाहिए। जब एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हो तो अपने आप इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं और अच्छा कर लूँगा। इसी कॉन्फिडेंस के सारे मैं लगातार आगे बढ़ता रहा और फिर ये हो जाता है कि किसी वैकेंसी में एक बार सेलेक्ट होने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है, या फिर मेरे पिछली वैकेंसी में या पिछली भर्ती में
कम नंबर आए तो मेरी क्या कमियां रही, और किस सब्जेक्ट की दिशा कैसी रहती है? कैसी दिशा रहती है। जैसे हम इनफॉर्मल कहें तो हमें ये लगने लग जाता है कि ये चीज़ें कचरा है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, वही पढ़ो जिससे अपने को बढ़िया नंबर मिल सकते हैं। फिर अब चूंकि ये कंपटीशन एग्जाम है तो इसमें ये तो है नहीं कि आपको 80% नंबर लाने, 90% नंबर लाने। आपको तो सब जो इसमें बच्चे बाकियों से बेहतर बस स्कोर थोड़ा आगे रहना है। तो अगर आप 10 नंबर 15 नंबर और उसमें जोड़ लो तो आप बहुत ऊपर जा सकते हो। तो मैंने यही रणनीति अपनाई कि मैं 10 नंबर और कैसे बढ़ा लूँ खुद के, या 15 नंबर कैसे बढ़ा लूँ। तो जो कोर सब्जेक्ट थे या कोर तैयारी थी वो तो पूरी हो रखी थी। फिर मैंने इसमें ये साथ साथ ये किया कि मैं 10 नंबर और कैसे निकालूं, तो उसको वो चीज़ें साथ साथ जोड़ता गया और पढ़ाई कंटिन्यू रही। बिल्कुल। और दोस्तों यही ना जो मतलब जो कंटिन्यूअस जो ये हम अपनी तैयारी के प्रति बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, चाहे मैं एक टीचर के रूप में बोलूं कि रोज़ क्लास लेना मेरी कंसिस्टेंसी का पार्ट है, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के लिए लगातार पढ़ना। वो भी तब जब हम एक कोई सिलेक्शन पा लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला सिलेक्शन आपका लैब असिस्टेंट में था, तो वो भी एक ऐसी नौकरी है कि अब उससे जीवन आराम से निकल सकता है, फैमिली आराम से एक ठीक ठाक स्टेटस मेंटेन करते हुए आगे बढ़ सकती है, और बहुत अच्छी नौकरी वो भी थी। बट थोड़े सेटलमेंट की फीलिंग के बाद 90% लोग वहीं पे सोचते हैं कि अपना तो हो गया है, अब जीवन को शांति से जिया जाएगा, जो पैसा ठीक ठाक कमाया जा रहा है, बच्चों की परवरिश उससे की जाएगी, परिवार के साथ उसके साथ हम बिताएंगे अच्छा समय और अच्छी लाइफ हम उसके साथ बिताएंगे। बट इम्प्रूवमेंट के लिए लगातार बढ़ना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और आप जब भी ऐसे पॉडकास्ट या जब भी ऐसे इंटरव्यूज़ आप देखते हैं तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं कि निरंतरता किस तरह आगे बढ़ाई जा सकती है। इसलिए मेरा सबसे पहला प्रश्न ही सर से निरंतरता को लेकर था। सर, उत्कर्ष के साथ आपका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ था? जी, आपने पहली बार उत्कर्ष में जब कदम रखा था तो किसने आपको प्रेरित किया था, या आप अखबार में कोई ऐड देख के आए थे? और ओवरऑल इस पूरी जर्नी में मतलब हर कदम पे सर, हम जब ऊपर चौथे सीढ़ी पे होते हैं तब भी पहली सीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वहाँ से ली गई सीख बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पूरे मतलब 2016 में तैयारी स्टार्ट करने से लेकर आज 2026 तक ओवरऑल उत्कर्ष के साथ आपका सफ़र कैसा रहा, और मतलब कहाँ कहाँ आपको वो सारी पढ़ाई काम आई? बिल्कुल सर। चूँकि सर मैं जोधपुर से हूँ, तो जोधपुर में अगर तैयारी करनी हो तो सबसे पहला नाम आता था उत्कर्ष का। तो फिर इधर उधर की तो बातें ही नहीं है, जैसे ऐड देख लो, कहीं भी देख लो, यही नाम आता था। बिल्कुल। तो शुरुआत कर दी उत्कर्ष से। मैंने लैब असिस्टेंट से कोचिंग करी, हाथों हाथ वैकेंसी आई थी, 2 महीने बाद एग्ज़ाम था। तो हमारे 2 बैच लगे थे, एक सुबह का एक शाम का। मैंने सुबह वाले में एडमिशन लिया। फिर चूँकि टाइम कम था, 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम था, तो खुद निर्मल सर आए हमारे बैच में और हम सबको कहा कि अब देखो सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, 1 महीने में आपको पूरा कराना है, तो आपके दोनों बैच एक साथ बिठाएंगे, फिर आपको 10-12 घंटे पढ़ाएंगे। उसके साथ सर ने यह भी कहा कि उत्कर्ष की स्थापना होने के बाद ये पहला बैच होगा, पहली भर्ती होगी जिसमें हम सिर्फ एक ही बैच को पढ़ा रहे हैं, बाकी तो हम 2-2, 3-3, 4-4 बैच निकाल देते हैं। तो तब मैं उत्कर्ष से जुड़ा था। हमने कोचिंग करी थी 12-12 घंटे बैठ करके। फिर मेरा उसमें उत्कर्ष की बदौलत सिलेक्शन हुआ लैब असिस्टेंट में। फिर उसके बाद मैंने आरएस की तैयारी शुरू कर दी थी। बिल्कुल। तो लैब असिस्टेंट के वक्त भी आपने आपको जीके पढ़नी पड़ी होगी? बिल्कुल सर। और आपको साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े होंगे। तो क्या सर तब का पढ़ा हुआ जीके आपको इन दिनों में जो आपने परीक्षाएं दी हैं, खासकर ये वाली परीक्षा जिसमें आपकी रैंक 126 आपने प्राप्त करी है, क्या थोड़ी प्रासंगिकता उस ज्ञान की अभी भी लगती है आपको परीक्षा? बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि जब आपका एक बेस मजबूत हो जाता है तो फिर अगर आपको उस सब्जेक्ट के बारे में या इस टॉपिक के बारे में और नई चीज़ें पढ़ाई जाती है तो वो आसानी से समझ में आ जाती है। समझ में आती है। तो मेरे साथ यही हुआ कि जैसे अब एक नया बच्चा होता है, उसको पता नहीं होता है कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है, या उसकी जिज्ञासा होती है कि जैसे ना उसमें एक टॉपिक है वो पढ़ा रहे हैं। अगर उसको बेसिक नॉलेज हो जाए तो उसके बाद में उस टॉपिक पे उसको कुछ भी पढ़ाते हैं तो एक वो नींव मजबूत हो जाती है, तो उसके लिए सब चीज़ें आसान होती है। तो वो मेरी नींव उत्कर्ष ने मजबूत कर दी थी हर सब्जेक्ट में। बिल्कुल। फिर अगर मैं खुद पढ़ाई करता तो भी मुझे दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल, फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि उसके बाद तो फिर एक माले की बिल्डिंग हो उसके ऊपर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर बनाना बहुत आसान होता है समय के साथ साथ, बट फाउंडेशन उसके हिसाब से बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और दोस्तों हमेशा मैं ना मुझसे सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैं ऑफलाइन कोचिंग करूं या ऑनलाइन कोचिंग करूं। मैं कहता हूं कि ये सब आपकी आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो कितना नहीं। पर जीवन में एक बार पूरी
पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ एक बार ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपकी सिटिंग कैपेसिटी, आपका बेस जो है हर सब्जेक्ट में एक जनरल तरीके से स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो सर आज जब बच्चे के पास में बहुत सारे विकल्प हैं पढ़ने के, किताबों के, टीचर्स के, मतलब आज यूट्यूब पे आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक अगर टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के हज़ारों लेक्चर्स मिल जाएंगे, सैकड़ों टीचर्स के माध्यम से दिए गए मिल जाएंगे। तो सर आज बहुत सारा ना विकल्प है बच्चे के पास, सोशल मीडिया पे, लैपटॉप पे, किताबों पे बहुत सारे विकल्प हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भटकना बहुत आसान हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सर क्या आपने भी बहुत सारे विकल्प इस्तेमाल किए थे, या आपने अपनी तैयारी के दौरान वो मैच्योरिटी हासिल कर ली थी कि आपको पता था कि मैं ये कुछ गिने हुए स्रोत के हिसाब से ही अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करूँगा? बिल्कुल सर, जैसा मेरा ये मानना है और मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई मार्ग भी नहीं हो सकता। जैसे आप किसी भी नौकरी की तैयारी करो, उससे से संबंधित कोई भी ढंग की कोचिंग, उसके नोट्स, उसके जो वीडियोज है या उसकी जो क्लासें हैं, उसको तो आप बेस बना लो और उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार अच्छी तरीके से तैयार कर लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे पास समय है और मैं दूसरी चीज़ें और देख सकता हूँ, तो उसमें ऐड ऑन करते रहो। बाकी सीधा आप शुरू कर देते हो कि मैं कुछ टॉपिक यहाँ से कर लूँ, कुछ वहाँ से कर लूँ, कुछ वहाँ से कर लूँ, तो फिर आपके लिए वो सारी चीज़ें ऐसे फैल जाएगी, फिर उसको समेटना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको अगर कंटिन्यूटी रखनी है तो कोई भी वैकेंसी है उसका आप एक ढंग की कोचिंग, उसके नोट्स, उसकी क्लासें, उसको बेस बना लो, फिर 2 3 4 बार तो उसको पढ़ ही लो, फिर अगर आपको लगे टाइम हो तो चीज़ें और जोड़ लो। बिल्कुल। और सर परीक्षा से ठीक पहले, और मैं ये मतलब उन सब बच्चों की बात कर रहा हूँ जो आरएस की बजाय हो सकता है कोई और दूसरा एग्ज़ाम, चाहे वो वीडियो हो, पटवारी हो, सीईटी, एलडीसी जैसे एग्ज़ाम्स हो, कांस्टेबल जैसे एग्ज़ाम्स हो। सर एग्ज़ाम से पहले, खासकर प्रीलिम्स जहाँ पे हमारा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, वहाँ पे सर एग्ज़ाम से पहले टेस्ट सीरीज़ का मॉक टेस्ट लगाने का कितना बेनिफिट हो सकता है या कितना ज़रूरी है वो? इसमें ये होता है कि सर जैसे जिसकी फर्स्ट रैंक आती है उस एग्ज़ाम में मान लो, फिर भी उसको लगता है यार मेरी तैयारी पता नहीं कैसे होगी, या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या मुझे अभी तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो पता नहीं एग्ज़ाम के समय याद आएगा या नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों का टेस्ट अगर एग्ज़ाम से पहले हो जाए तो वो उसको भी कॉन्फिडेंस में लाता है बच्चे को, और उसको फ़ायदा भी होता है। तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम से पहले। बिल्कुल सर। और जो मतलब ये मैं हर बार जब आप जैसे अचीवर्स के साथ में मुझे इस तरह का वार्ता करने का मौका मिलता है, मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में बच्चों से ज़रूर सर आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज ज़रूर पहुंचाता हूं कि ना, मतलब वो कहावत है ना कि जंग से पहले जितना पसीना बहाओगे, जंग के वक्त शायद रक्त उतना कम बहाना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज़ दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चाहे वो हमारे सामने बैठे इस वक्त किशोर जी सुथार हों, जिन्होंने आरएस के 3 एग्ज़ाम्स में अलग अलग रैंक्स प्राप्त करी हैं, लैब असिस्टेंट जैसा एग्ज़ाम निकाला है, ग्रेजुएशन के ठीक बाद से तैयारी प्लस सफलता लगातार सर के साथ चलती गई, इम्प्रूवमेंट लगातार सर के साथ चलता गया। प्रैक्टिस ही आपको बेस्ट बनाती है। पहली बात तो आप उत्कर्ष से पढ़ रहे हो या इस वक्त आप किसी और जगह से पढ़ रहे हो, आपने उस सोर्स को फाइनल कर लिया कि मैं इस कोचिंग से पढ़ रहा हूँ, यहाँ के नोट्स, यहाँ की टीचर्स ने जो पढ़ाया है, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए वो, वहाँ के प्रिंटेड नोट्स, वहाँ के टेस्ट, वहाँ पे भी बहुत सारे टेस्ट हुए होंगे, वो टेस्ट और एक आधी अच्छी मानक पुस्तक, उसको बेस बना के आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद हाँ, समय बढ़ता रहता है, समय आगे चलता रहता है, हम लोगों से मिलते हैं, कभी कोई यूट्यूब लेक्चर दिखता है और हमारी नॉलेज बढ़ती है, उसमें हमको गेन करते करते अपनी नॉलेज को और शार्प करना है, वो तो है ही। और सर जितने भी युवा लोग हैं जस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, होने वाले हैं या हो गए हैं, और अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में अब कदम रख रहे हैं सर, उन्हें आप क्या मतलब अपने 2016 के वक्त को अगर आप याद करके सर, बहुत सारी चीज़ें सर डिपेंड करती हैं। 2016 में सर अंगूठा इतना नहीं चलता था मोबाइल पे, इतना आज की तारीख में चलता है। मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद से ये रील्स, शॉर्ट्स, ये सब चलने लगा है। तो सर उस नए फूल को जो कली से अब फूल का रूप ले चुका है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जगत में कदम रख रहा है और रखने वाला है, उनके लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन चीज़ों से दूर रहें और किन चीज़ों का के साथ रहें? बिल्कुल, जैसे सबसे बड़ी बात जो उनको मोटिवेट कर सकती है वो ये है कि
अगर उसने खुद ने तय कर लिया है कि मुझे सेलेक्ट होना है या मुझे एग्ज़ाम देना है, तो फिर उसके लिए मोटिवेशन के किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। चूँकि आपने तय किया है, अब आपको वो प्राप्त करना है, तो फिर आपको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। छोड़ने का मतलब है कि वो सारी चीज़ें जो आपकी पढ़ाई में बाधक है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना हो बहुत ज़्यादा, या फिर जो चीज़ें आपकी पढ़ाई को किसी भी तरीके से बाधित करती है, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। और मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो बाहर का मोटिवेशन होता है वो तो आपके लिए 2 दिन काम कर सकता है, 1 दिन काम कर सकता है, 1 सप्ताह काम कर सकता है, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन होगा वही आपको सफलता दिलाएगा। और आज के ज़माने में मुझे लगता है कि हर एक बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी करता है उसको ये सब पता है कि मैं कौन कौन सी चीज़ें छोड़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तब आप खुद को तय करना है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है, और वो चीज़ें जो आपकी पढ़ाई में बाधक है। बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ कि किशोर जी के साथ जो हमने आज बातें करी वो आप लोग को समझ में आई होंगी। सर के और भी वीडियोस आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, जहाँ पे सर आरएस की तैयारी से जुड़े स्ट्रेटजी वीडियोस जो हैं वो आप लोग के बीच में लेकर आएंगे। कुछ सब्जेक्ट बेस्ड वीडियोस की कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे आजकल सर कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस जो आजकल बहुत ज़्यादा संख्याएँ बढ़ गए, उसको लेके स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। 2021-23 तक तो सर वो था कि नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्ज़ाम आराम से होगा, एक आध बार फॉर्म भरने की डेट भी आगे बढ़ेगी। पर आजकल 2023 से आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन आया 2.5 महीने बाद एग्ज़ाम, और उसके बाद मतलब मेंस हो रहा है, अगली साइकिल भी चालू हो जाती है उससे पहले ही। तो ये जो फास्ट ज़माना हो गया एग्ज़ाम का, मतलब कुछ हद तक ये बहुत अच्छा भी है सर। मैं कई बार बोलता हूँ कि ये वैकेंसीज़ को लेकर राजस्थान का स्वर्णिम काल चल रहा है। बिल्कुल सर। कुछ अपवाद छोड़ दूँ जहाँ परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, 2021 का सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है आउट होने की वजह से, कुछ ऐसे अपवाद छोड़ दूँ तो फिलहाल राजस्थान में वैकेंसीज़ का लगातार आना दूसरे पड़ोसी राज्यों के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में राजस्थान चल रहा है। ऐसे में अपनी रफ्तार जो है ना दोस्तों, वो समय से आगे रहनी चाहिए। उसमें किशोर जी के माध्यम से हम खासकर आरएस की तैयारी में जो भिन्न पड़ाव आपकी तैयारी के बीच में आते हैं उन्हें आप कैसे पार कर सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, नोट्स कैसे बनाए जाएं, कैसे नोट्स को रिवाइज़ किया जाए, स्ट्रैटेजी और कैसी होनी चाहिए, वो तमाम वीडियोस लेकर आपको ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाले समय में फिर से कई बार दिखने वाले हैं। तो एक बार फिर से सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी मेहनत को पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से सलाम है। थैंक यू। और दोस्तों आज के इस वीडियो से एक चीज़ आप ज़रूर सीख के जाइएगा कि निरंतरता से ही इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, थक कर नहीं बैठना चाहिए, हमेशा बेहतर की कोशिश में आगे बढ़े रहना चाहिए, क्योंकि पड़े हुए पानी में हमेशा दोस्तों काई जम जाती है, सड़ान आती है ना। तो हमें हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। आज से कल मेरा 1% ही सही पर बेहतर हो, ये प्रयास लगातार करते रहना चाहिए, और शायद ऐसे ही प्रयास आपको एक दिन जहां आज हमारे साथ किशोर जी बैठे हैं वहां पे आपको बैठाएंगे। आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।